कि कुछ बड़े बड़े फिलोसफर्स साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है बच्चों के फीलिंग्स के बारे में, उनके पालन पोषण के बारे में। नो योर चाइल्ड। माँ की जो लाइफ की स्वीटनेस है वो बच्चे में ट्रांसफर होती है। मदरली लव एंड फादरली लव, ये दोनों ही बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये बैलेंस तरीके से चले चाहिए। नमस्कार, अवचेतना के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है KYC। KYC मतलब नो योर चाइल्ड। KYC, नो योर चाइल्ड। देखिए, आज हम इस टॉपिक का नाम तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी रख सकते थे, लेकिन साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत डेप्थ में है और उसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व रहती है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन आज KYC का एक छोटा सा एपिसोड है। KYC में हम सिर्फ इतना ही समझना चाह रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े फिलोसफर्स साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है बच्चों के फीलिंग्स के बारे में, उनके पालन पोषण के बारे में। अब ये चीज़ फिलोसफर्स के मुंह से सुनना, साइकोलॉजिस्ट के मुंह से सुनना ज़्यादा सही है, क्योंकि वो इतना अध्ययन करते हैं, तब बताते हैं कि बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको विश्वास भी होगा। इस तरह से हम अगर डायरेक्टली मैं कहीं से कुछ उठा के बताऊँ तो गलत है, ये बात गलत हो जाएगी। हमें तथ्यों पे बात करनी है, हमें एक्सपेरिमेंट्स बात करनी है। अगर हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है तो फिर हमारे को साइकोलॉजिस्ट की बात करनी पड़ेगी। तो साइकोलॉजिस्ट KYC नो योर चाइल्ड में हम बात करेंगे एक फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम, उन्होंने क्या कहा। एल्बर्ट बेंड्यूरा, इन्होंने क्या कहा। एक है इवान पावलोव, इन्होंने क्या कहा। एरिक फ्रॉम के बारे में देखिए, हमने लास्ट एपिसोड में इनका जिक्र आया था। ये बहुत बड़े, ये एक्चुअली सिगमंड फ्रॉइड के साथ अटैच्ड रहे हैं। ये जर्मन ज्यूज थे, नाजी रेजिम में वहाँ से चले गए और एक किताब लिखी थी जिसका जिक्र मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी किया था, आर्ट ऑफ लविंग इन 1956। उन्होंने ये बताया कि भाई प्यार होता क्या है और कैसे उसको आर्ट में डेवलप किया जाए। क्योंकि बहुत सारे आर्ट हैं, आर्ट ऑफ पेंटिंग भी होता है, पेंटिंग एक आर्ट है और कुकिंग भी एक आर्ट है, हर सब कुछ एक आर्ट होता है, इसलिए लविंग भी एक आर्ट है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने कहा कि भाई जब लोग पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है, वो जनरली सब चाहते हैं कि बच्चा पैदा के आखिरी तक सभी चाहते हैं कि दे वांट टू बी लव्ड। प्यार किसी को करना नहीं है, सब टू बी लव्ड, अपने आप को ही संभाल के रखते हैं और दे वांट टू बी लव्ड। एक दूसरा चीज़ उन्होंने बताया कि सेपरेटनेस। बोला कि जब कोई पैदा हो रहा है बच्चा तो वो सेपरेट है, सेपरेट एंटिटी है और उसको ढूंढने के लिए, उसको अलग करने के लिए वो क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, प्यार की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने कई तरह की लव की व्याख्या की है। मदरली लव है, फादरली लव है, ब्रदरली लव है। तो हम आज दो ही लव के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रदरली लव है, मदरली लव एंड एक फादरली लव। मदरली लव एंड फादरली लव। देखिए, मदरली लव क्या होता है, जो माँ का प्यार है। फादरली लव पिता का प्यार। उन्होंने कहा कि मदरली लव एक तरीके का अनकंडीशनल लव है, फादरली लव एक तरीके का कंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव, इसका मतलब ये होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, एक माँ अपने बच्चे को सबसे अच्छा ही समझती है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, चाहे बच्चा काला, गोरा, छोटा, मोटा, कैसा भी हो, बच्चा शैतान हो, कुछ भी हो, है ना। शैतान मेरा मतलब होता है नॉटीनेस भी करता हो, कुछ भी करता हो, कैसा भी हो, माँ के लिए बच्चा एकदम प्यारा, अनकंडीशनली प्यारा होता है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि माँ का जो प्यार होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक मिल्क होता है, एक हनी। मिल्क मतलब हो गया कि वो पालन पोषण करती है माँ अपने बच्चे का, और हनी मतलब होता है स्वीटनेस, मतलब माँ की जो लाइफ की स्वीटनेस है वो बच्चे में ट्रांसफर होती है। माँ खुश है तो बच्चा भी खुश है, माँ दुखी तो बच्चा भी दुखी। माँ की जो स्वीटनेस है, माँ की लाइफ की स्वीटनेस बच्चे की लाइफ की स्वीटनेस बनती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि माँ बहुत खुश रहे ताकि उसको हनी दे सके। मिल्क तो दे रही है, पालन पोषण कर रही है, लेकिन खुद अगर दुखी है माँ तो भी गड़बड़ है। माँ को खुश रहना चाहिए ताकि बच्चा भी खुश रहे। तो मिल्क एंड हनी, नेचर, इससे नेचर से बोलते हैं, इन्होंने बोला है नेचर की तरफ। ऐसे ही वर्ल्डली अगर दुनियादारी देखी जाए तो पिता का प्यार दुनियादारी वाला प्यार, कंडीशनल लव। मतलब पिता बोलता है बच्चे से कि भाई अच्छे से रहो, डिसिप्लिन रहो, शैतानी नहीं करो तो पूरा प्यार मिलेगा, पढ़ाई करके आओ चॉकलेट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये कंट्रोल मैकेनिज्म है बच्चे के लिए कि दुनिया के लिए तैयार हो रहा है बच्चा।
आगे की जो टफ जिंदगी है, जहाँ उसको बहुत लोगों के सामने कम्पीट करना है, आगे अपने पैरों पे खड़ा होना है, डिसीजंस लेने हैं, उसकी तैयारी कराता है पिता। कंडीशनल दोनों ही प्यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल लव भी इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल लव भी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने बड़ा इन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये बताया कि भाई मदरली लव फादरली लव में इम्बैलेंस हुआ तो क्या होता है बच्चे के साथ। अगर मदरली लव भारी पड़ा फादरली लव पे तो क्या होगा, और अगर मदरली लव कमजोर पड़ा फादरली लव पे तो क्या होगा। अगर मदरली लव बहुत भारी है फादर पे और मदर डोमिनेंट है, फादर को बिल्कुल भी बच्चे को गाइड नहीं करने दे रही है, थोड़ा सा डांट डपट करो तो दिक्कत हो रही है, या ये बहुत बड़ा कॉमन फिनोमेना है आजकल, जो माँ बहुत प्यार करती है बच्चों को। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, दो प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो है कि बच्चे को एक अनकंडीशनल प्यार मिलता है बचपन से, अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल, तो और उसके पास कोई कंडीशंस नहीं है, उन्हें इसको गवर्न नहीं कर पाए, उसका पिता का संरक्षण ठीक से नहीं मिला, पिता का गाइडेंस ठीक से नहीं मिला। तो क्या होता है, उन्होंने ये कहा है कि भाई वो बच्चा वैसे अच्छा हो सकता है, थोड़ा दिखने में अच्छा रहेगा, अच्छे से प्यार से बात करेगा, प्यार तो है, प्यार की तो बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन जब उसकी शादी होती है, कई बार उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने किताब में लिखा है कि भाई जब शादी होती है तो वो अपनी बीवी से भी प्यार की उम्मीद अनकंडीशनल करता है, जो कि ऐसा जनरली संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, खटास हो सकती है, एक ये प्रॉब्लम है। ये हमेशा अनकंडीशनल लव को ढूंढता रहता है। दूसरा है डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाता। डिसीजन मेकिंग कैसे लेगा जब फादर ने इसको डांटा नहीं, समझाया नहीं, सब फादर को मौका नहीं मिला, तो वो डिसीजन नहीं ले सकता, वो एक गुडी गुडी बच्चा बन के रह जाता है। और आखिरी में होता क्या है, वो एक वीक पर्सनैलिटी होती है, अच्छी पर्सनैलिटी बन नहीं पाती बच्चे की। ठीक है, वो हमें समझ में भी नहीं आता कि बच्चा ऐसा क्यों गया, बड़ा आदमी हो जाता है, वो पता भी नहीं चलता कि उसकी पर्सनैलिटी वीक क्यों ऐसा है। वो बैकग्राउंड में देखोगे, ये सब लोग जो एरिक फ्रॉम है, ये काफ़ी सालों की रिसर्च करके, समझ के, पढ़ के, ये एरिक फ्रॉम जो है, ये सिगमंड फ्रॉइड, मैंने आपको बताया कि सिगमंड फ्रॉइड के साथ अटैच थे। सिगमंड फ्रॉइड जो खुद अपने आप में ये एक बहुत बड़े साइको एनालिस्ट है, फादर ऑफ साइको एनालिस्ट बोलते हैं, साइको एनालिसिस बोलते हैं। तो इनकी बातों पे तो हमें विश्वास करना चाहिए, समझना चाहिए कि जो लिखा है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस का जो रस है, उन्होंने छोड़ के किताब में लिखा है ना। तो ये हो गया मदरी लव भारी पड़ने पे फादरी लव। अगर मदरी लव कमजोर होगा फादरी लव पे, ये भी कंडीशन होती है, और ये काफ़ी हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि फादर की अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग है कि मदर बेचारी कुछ कर नहीं पाती, एकदम स्ट्रांग अथॉरिटी है। उस केस में होता क्या है कि बच्चा फादर की अथॉरिटी से नाराज हो जाता है, और इतना नाराज हो जाता है कि वो दुनिया भर की अथॉरिटी से नाराज हो जाता है। और दुनिया भर की अथॉरिटी से नाराज होने का मतलब है वो क्रिमिनल की तरफ, क्रिमिनल बनने की राह पे निकल जाता है। एक रीजन और भी है क्रिमिनल बनने का, क्योंकि वो मदरली लव नहीं मिलता है, अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है, तो प्यार नहीं मिलने के कारण वो प्यार की जो सिंपैथी है, जो करुणा है, वो उसमें उतनी आती नहीं है। तो जनरली वो अपने विक्टिम की तरफ या जो भी हो, वो उतना रह नहीं पाता उससे, है ना। ये चीज़ एक्चुअली, ये चीज़ एक और साइकोलॉजिस्ट है जॉन बॉल्बी करके, उन्होंने भी यही कहा है, मदरली लव डेजर्टेशन के बारे में कहा है। एक तो ये बात हो गई क्रिमिनल बनने। दूसरी जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है फादर फिगर ढूंढने की कोशिश। बच्चा एक बार जब फादर फिगर ढूंढता है, शुरुआत में बच्चा हुआ, उसने अथॉरिटी पे प्यार किया, बच्चे ने देखा कि भाई फादर को खुश करना ही उसकी जीवन का उद्देश्य हो जाता है, फादर ने जो कहा वो, जो फादर नहीं रहते, बाहर निकलता है जॉब में, तो वो फिर भी फादर फिगर ढूंढता रहता है। वो ऑफिस में फादर फिगर ढूंढेगा, दोस्तों में फादर फिगर ढूंढेगा, घर पे फादर फिगर ढूंढेगा, कुछ नहीं मिला तो भगवान को एक फादर फिगर मानेगा। वो फादर फिगर के बिना काम नहीं कर पाता है, उसको एक गवर्निंग हैंड चाहिए होता है। ठीक है, वो भी एक तरीके का वीक पर्सनैलिटी ही बनाता है। ठीक है, इसमें वीक पर्सनैलिटी। कुल मिला के बात ये है कि मदरली लव एंड फादरली लव, ये दोनों ही बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये बैलेंस तरीके से चलनी चाहिए। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कही उन्होंने, 6 साल, 6 years, बच्चा जो 6 साल से पहले मदरली लव को ही ढूंढता है, 6 साल तक वो मोस्टली मदर के साथ अटैच रहता है, लेकिन जैसे 6 साल का हुआ बच्चा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो जब फादरली लव की तलाश में कर जाता है, उसे सब फादरली लव की जरूरत पड़ती है। 6 साल, हमारे यहाँ देखिए 6 साल में बच्चा क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ रखा होता है। करेक्ट है, उन्होंने ये सही कहा कि वो 6 साल मदरली लव, 6 साल के बाद फादरली लव, और बैलेंस पूरा जीवन भर चाहिए। ठीक है, ये बात होगी एरिक फ्रॉम, फादरली लव एंड मदरली लव। नाउ एल्बर्ट बेंडलर।
एल्बर्ट बेंडूरा वाज अ साइकोलॉजिस्ट, है ना, एंड इन्होंने एक चीज़ कहा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक कॉन्सेप्ट दी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, उन्हें आप सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे, कुछ पाठ पढ़ाओ नहीं सीखने वाले, वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। स्कूल में चाहे वो जाएंगे, देखेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, टीचर कैसे बात कर रही है, क्या, वो ऑब्जर्व करके जितना जल्दी सीखेगा बच्चा उतना जल्दी सिखाने से नहीं सीखता। ऐसे ही घर में भी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। अगर घर में पिताजी हैं, अगर पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, घर में सिगरेट पिया किसी ने, तो वो बच्चा सीखेगा, कभी ना कभी वो भी ट्राई करेगा। घर में अगर फाइट है, कुछ मन मुटाव चल रहा है, तो भी वो बच्चा देख लेता है, उसको सीखता है, वो उसमें असर पड़ता है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इन्होंने क्या है, एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, एक डांसिंग डॉल होती है बोबो डॉल। उसमें क्या किया कि 2 कमरों में 2 बोबो डॉल रखी, 2 ग्रुप सेट ऑफ बच्चों को भेजा गया, और जिस सेट एक जगह थोड़ा वायलेंट बिहेवियर रखा गया बोबो डॉल के साथ, एक जगह थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर रखा गया। जिनसे वायलेंट बिहेवियर रखा था वो बच्चे थोड़ा सा बाद में जब देखा तो वायलेंट बिहेव कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व उस तरह से किया। और जिन बच्चों को अच्छा बिहेवियर की डॉल जिसमें डॉल रखी थी और अच्छे से बिहेव किया गया था, तो वो अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये चीज़ एस्टेब्लिश किया था कि भाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर द किड्स, फॉर द चाइल्ड। ये हमें ध्यान रखना है। इसी में एक और लर्निंग आती है, इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। इसमें क्या बड़ा सिंपल है, इसमें अगर बच्चा अच्छे काम करता है तो उसका प्रोत्साहन कीजिए, अपने आप वो सीखता चला जाएगा। कोई भी काम गलत है बच्चे को, उसको प्रोत्साहित मत कीजिए, उसे डिमोटिवेट कीजिए, उसे मना कीजिए, वो नहीं करे। इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल। एल्बर्ट बेंडूरा का ये कॉन्सेप्ट, एल्बर्ट बेंडूरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये एडिशनल था इंस्ट्रूमेंटल। नाउ पैवलॉव। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, और इनके ऑनर में से पैवलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं। तो ये इसको बड़ा समझने की बहुत सिंपल है। हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा स्टिमुलस। स्टिमुलस हो गया कोई भी इनपुट, रिस्पॉन्स हो गया आउटपुट, ठीक है। और अगर ये नेचुरल वे में कोई इनपुट दिया जाता है तो अनकंडीशनड स्टिमुलस, एंड नेचुरल वे में कोई रिस्पॉन्स आ गया तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अगर इसकी मैंने स्टिमुलस की कंडीशनिंग कर दी, ठीक है, अगर मैंने स्टिमुलस की कंडीशनिंग कर दी, मतलब इसको अल्टर किया, तो इसको बोलते हैं कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए, इस चीज़ समझने के लिए इनको हमने एक डॉग का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वही समझते हैं। एक डॉग रखा, उसके सामने एक मीट रखा, ठीक है। तो मीट वॉज द स्टिमुलस फॉर द डॉग, और डॉग मीट को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो सलाइवेशन वॉज द रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, साथ में एक बेल भी रख दी, घंटी बजेगी और मीट दिया जाएगा, और फिर कुत्ते के मुंह में पानी आएगा। ये है, तो ये तरीका हो गया। एक बार किया, 2 बार किया, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो डॉग है, सिंपल बेल की रिंगिंग से, बेल जैसे ही घंटी बजती है, कुत्ते के मुंह में पानी आएगा, डॉग के मुंह में पानी आएगा। मतलब हमने क्या किया, पहले मीट दिखाते थे, अब खाली बेल पे ही हो रहा है, तो मैंने कंडीशनिंग कर दी स्टिमुलस, ठीक है। ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, ये उनका एक्सपेरिमेंट था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट। अभी इस चीज़ को हम बच्चों को के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझते हैं, देखिए, अगर कोई बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं और स्कूल में उनके साथ बड़ा अच्छा, उनको अच्छा लग रहा है, टीचर उनको अच्छे से पढ़ा रही है, तो उनका जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। 1 बार 2 बार ऐसे होगा ना, तो स्कूल जाने के नाम से ही बच्चे को अच्छा लगने लगेगा, और वो आउटपुट क्या निकलेगा, एंजॉय इन लर्निंग। तो यानी कि उसका जो स्टिमुलस को कंडीशनिंग कर दी है। ऐसे ही अगर बच्चे को स्कूल जाता है, अच्छे से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो उसका डिमोटिवेट हो जाता है, उसका पहले भी रिस्पॉन्स खराब रहेगा और बाद में स्कूल के नाम से ही डर लगने लगेगा उसे। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों के मामले में, है ना। तो आज के लिए इतना ही था केवाईसी में। और जाने से पहले, जैसे मैंने बोला था पिछले एपिसोड में, SAT, आज का SAT यानी सेल्फ अवेयरनेस थॉट।
SAT। आज का सेल्फ अवेयरनेस क्या थॉट है? आज का बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तीन चीजें होती हैं। एक होता है एथ्नोसेंट्रिज्म, एक होता है जीनोसेंट्रिज्म, एक होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। एथ्नोसेंट्रिज्म होता है सिर्फ मैं अपने कल्चर को प्यार करूँ, सिर्फ अपने रिलीजन को, अपने तौर तरीकों को, बाकियों का बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं, कुछ वैल्यूज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो नॉन वेज को बिल्कुल नहीं मानता, वो क्या खाता है, क्या है, क्या नहीं, बेकार है, अच्छा नहीं। ये गलत अप्रोच, सिर्फ अपने को ही मानना। जीनोसेंट्रिज्म में क्या होता है, हम दूसरे के कल्चर, दूसरे के तौर तरीकों को ही अच्छा मानते हैं, अपने को बिल्कुल नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों का पहनावा, अगर मेरे को टक्सीडो ही पसंद है, कुर्ता पजामा बिल्कुल पसंद है, बेकार, गलत, वो बेकार है, बनना ही नहीं चाहिए। अगर ये अप्रोच है तो जीनोसेंट्रिज्म अप्रोच है, वो भी गलत है। एक अप्रोच होती है कल्चरल रिलेटिविज्म, जिसमें ये होता है कि मेरा जो तौर तरीका, हमारा जो कल्चर है वो एक अच्छा है और दूसरों का भी अच्छा है, वो उनके लिए वो अच्छा है, वो अच्छे से बन रहा है। हम अपनी भी रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहती है और दूसरों की भी रहती है। ये होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, इसको ही हमें करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।